नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। अगर लोकसभा चुनाव इस वक्त कराए जाएं तो सत्ता किसके हाथ आएगी? यूपीए या एनडीए या फिर दूसरी पार्टियां मिलकर बनाएंगी सरकार? लोगों का मूड समझने के लिए सीएसटीएस ने आईबीएन नेटवर्क के लिए पूरे देश में एक सर्वे कराया है, जिसमें यह सामने आया है कि यूपीए या एनडीए दोनों ही अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे। सर्वे के दौरान 39,000 लोगों से बात की गई है और 19,000 लोग सर्वे में शामिल हुए हैं। आज हम आपके सामने रखने वाले हैं लोकसभा चुनाव सर्वे के नतीजे, और इन नतीजों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ शामिल हो रहे हैं CNN IBN के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, firstpost.com के एडिटर एट लार्ज धीरज नैयर और CNBC आवाज के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया। स्वागत है आप सबका। राजदीप, अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ है कि एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट निकल कर आने वाला है। आपके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा लाइकली सिनेरियोस क्या उभर रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये तो साफ है, जैसे आपने कहा तमन्ना, की एक त्रिशंकु लोकसभा होने वाली है, हंग पार्लियामेंट होने वाली है सर्वे के मुताबिक। उसमें तीन अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। एक कि बीजेपी के नेतृत्व में एक सरकार आए, एनडीए की सरकार आए, और जयललिता जैसे जो पार्टीज हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के लिए तैयार है, वो ऐसे एक सरकार को समर्थन करें। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि एनडीए की सरकार बने लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि बीजेपी को करीब 70, 80, 90 लोगों की जरूरत पड़ेगी, एमपीज की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो सरकार बना पाए। और शायद ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी और को प्रधानमंत्री के लिए दावेदार बनना पड़ेगा। एक और ऑप्शन जो है कि यूपीए लेड सरकार हो, जिस तरह से अभी है, लेकिन उसके लिए जो हमारे आंकड़े बता रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो कमजोर हो रही है। इसका मतलब है कि ये साफ नहीं है कि कांग्रेस का ही नेता बनेगा या कोई और नेता, या मनमोहन सिंह नेता बनेगा ऐसे एक सरकार का, या किसी और एक नेता को बनाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस काफी कमजोर हो रही है। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है थर्ड फ्रंट वाला ऑप्शन। ये भी एक तरह से खुला हुआ ऑप्शन है, क्योंकि हमारे सर्वे के मुताबिक जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, इनका परफॉर्मेंस अच्छा रह रहा है। तो ऐसी स्थिति में मायावती हो, मुलायम हो, ये क्या एक तीसरा फ्रंट बना सकते हैं? क्योंकि मायावती और मुलायम तो एक साथ काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए और उस व्यक्ति को कांग्रेस या बीजेपी बाहर से समर्थन दे? तो तीनों जो पर्याय है वो इस समय इस सर्वे के बाद खुले हैं, लेकिन बीजेपी एनडीए यूपीए से काफी आगे है। यानी जो ऑप्शन पहला ऑप्शन जो मैंने कहा कि एनडीए लेड सरकार, एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनने का जो ऑप्शन है वो सबसे ज्यादा इस समय लगता है। जी, यहाँ पर धीरज, अगर नंबर्स को थोड़े और डिटेल में देखें तो वोट शेयर के मुताबिक यूपी और एनडीए दोनों को इस सर्वे के हिसाब से 29% वोट शेयर मिल रहा है। आपके मुताबिक एनडीए के नंबर्स पर आपकी क्या राय बन रही है? जो रेंज है वो भी काफी नैरो है। एनडीए की परफॉर्मेंस कैसे रहेगी? देखिए, एक तो सत्य है कि एनडीए बहुत छोटा अलायंस हो गया है। अब बीजेपी है, अकाली है, शिवसेना है खाली। एनडीए के आंकड़े बता रहे हैं कि 176 के आसपास की सीट आएंगी, जिसमें से बीजेपी की 160 के आसपास होंगी। ये बीजेपी के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे राजदीप ने कहा, अगर बीजेपी की सरकार बननी है मोदी के नेतृत्व में तो उनको 190-200 के करीब सीट आनी पड़ेंगी। वो तो इस सर्वे के मुताबिक हो नहीं रहा है। तो एनडीए की 176 है, मतलब कि लगभग 95-96 और सीट चाहिए। अगर आप जयललिता को भी मान के चलें कि वो आ जाएं, और उनकी अगर 20 सीट बता रहे हैं शायद इस सर्वे में लगभग, फिर भी उनकी काफ़ी नहीं होती। उनकी 60-70 और सीट कहाँ से आएंगी मुझको मुश्किल लग रहा है, पर्टिकुलरली अगर मोदी नेतृत्व में हो, क्योंकि ममता ने बोल दिया है कि मोदी को नहीं सपोर्ट करेंगी, नीतीश ने तो ऑलरेडी कह दिया है, वो तो हट गए हैं। इसलिए एनडीए की लीड तो है, लेकिन सरकार बनाने के पास वाली लीड नहीं है। इस पर राजदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर हम संजय जी का भी व्यू ले लेते हैं। राजदीप। नहीं तमन्ना जी, एक छोटी जो बात आ रही है कि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस समय 9% का स्विंग उनके फेवर में आ रहा है जी। कांग्रेस वहीं की वही है, लेकिन बीजेपी को एक 8-9% का स्विंग आ रहा है। लेकिन यानी सर्वे एक साफ बता रहा है कि जो मोमेंटम इस समय है वो बीजेपी पे पक्ष में, और खास करके पश्चिम भारत और उत्तर भारत में। एक तरह से भारत की एक तस्वीर जो है वो डिवाइडेड तस्वीर है। दक्षिण में कांग्रेस आगे है, पूर्व भारत में तीसरा मोर्चा या फेडरल फ्रंट आगे है,
और पश्चिम और उत्तर में बीजेपी इस समय हावी है। जी संजय जी, यहाँ पर ये जो सर्वे के आंकड़े हैं और इसमें अगर हम स्टेट्स की भी थोड़ी बात कर ले, उत्तर प्रदेश में जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी आगे होगी, तमिलनाडु की जो तस्वीर निकल रही है और ओवरऑल पिक्चर, आपके मुताबिक ये सर्वे पब्लिक मूड को कितना कैप्चर कर रही है? देखिए, डायरेक्शनली जैसा कि राजदीप ने कहा वो बिल्कुल सही है कि डायरेक्शनली ये सर्वे सही है। मेरा डिबेट थोड़ा सा नंबर पे हो सकता है, लेकिन जो राजदीप कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बात है कि बीजेपी का अगर 9% स्विंग दिख रहा है और कांग्रेस का वही है या 1-8% गिरता हुआ दिख रहा है, तो एक बात याद रखिए, ऐसे सारे सर्वे और अब हमारा मतदाता, उसका जो चेंज का मूड और मोमेंटम होता है वो चुनाव के पहले पता नहीं चलता। ये बार बार साबित हुआ है कि अगर कोई मोमेंटम चेंज का है तो चैलेंजर के पक्ष में वो अपशूट करता है, वहां वो अपशॉट लेता है, उसके तरफ ज्यादा अपसाइड होता है, और जो इस वक्त इनकम्बेंट है उसका नुकसान जितना हम आंकते हैं उससे ज्यादा होता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं सर्वे के आधार पर कि कांग्रेस के खिलाफ मूड खराब नहीं है, बड़े पैमाने पर खराब है, और इसका फायदा जहां कांग्रेस बीजेपी सामने है वहां बीजेपी को मिलेगा, और जहां बीजेपी नहीं मौजूद है वहां कोई और मौजूद है, कांग्रेस को वहां भी फायदा नहीं मिलना। इसलिए सीएसडीएस का जो नंबर है कि 130 से 40 के बीच सीट का अंदाज, उसमें मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस शायद इस वक्त अपनी ऐतिहासिक पराजय की तरफ देख रही हो। जो नंबर 115 या 20 का था, तो मैं समझता हूं उनका बेस्ट केस सिनेरियो 120 है, यानी कि बीजेपी अकेले 160-70 के रेंज में है और एनडीए अगर 200 के रेंज में है, तो फिर यह देखना पड़ेगा कि एनडीए किसके साथ लेकर के सरकार बनाता है। ये अभी चुनाव के पहले कोई कुछ भी बोले, लेकिन बाद के अरिथमेटिक का खेल दूसरा हो सकता है, बाद के तरीके दूसरे हो सकते हैं। जो अलाइज आज विरोध कर रहे हैं वो सशर्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बाहर से किसी भी तजवीज से साथ हो सकते हैं। बड़ा कहना मुश्किल है कि बाद में क्या होगा। जी धीरज, जो आप बात कर रहे थे एलाइज की, आप संजय जी की बात से टेक ऑफ करते हुए अगर हम 180 एक हायर एंड पर एनडीए का फिगर मान रहे हैं, उस पर 9% का स्विंग, अगर नंबर ठीक है तो सब लाइन पे आ जाएंगे, आपको लगता है? 176 अगर एनडीए के आए तो लाइन पर नहीं आएंगे, अगर 200 से ऊपर हुआ तो सिचुएशन अलग होगी। लेकिन एक राज्य है जिसमें बीजेपी कांग्रेस का रिजल्ट उल्टा हो सकता है, वो कर्नाटक है। वहां पे बीजेपी सदर्न स्टेट्स में, जैसे राजदीप बोले थे, साउथ इंडिया में बहुत वीक है, लेकिन कर्नाटक में जो इनका एक ही मात्र स्टेट है साउथ में जहां पे उनकी सीट आई थी पिछली बार, पराजय में भी कर्नाटक से उनकी आई थी 20 सीट, इस बार नहीं आएंगी। और ये बहुत ही क्रूशल है, वो 15-20 सीट का फर्क जो बीजेपी को 160 और 180 का फर्क है, वो कर्नाटका में उनको बहुत हैवी प्राइस पे करना पड़ रहा है। इसलिए अगर मोदी या जो भी और हों बीजेपी नेता, अगर वो येदियुरप्पा को वापस लें और उससे थोड़ा लॉस कम हो, मतलब अगर 15-20 सीट तो नहीं आएंगी, लेकिन अगर 8-10 भी आए तो बहुत फर्क पड़ सकता है। क्योंकि अभी सर्वे में दिखाया जा रहा है कि बीजेपी बिल्कुल पराजित हो रही है, कर्नाटक में 5-6 सीट आएंगी। अगर ये नंबर 10-12 भी हो सकता है तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये धीरज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें मुझे सिर्फ ये जोड़ना है कि देखिए, येदियुरप्पा को जोड़ करके हम फिर अरिथमेटिक के तौर पर देखते हैं कि शायद ये 10-12 जितना इनका पुराना नंबर था वो कायम रख लें और 175-80 इनका हो जाए और एनडीए कुल मिला के 200 आ जाए। मेरी अपनी राय यह है इसी सर्वे को देख करके कि एनडीए दरअसल थोड़ा इसमें अंडर एस्टिमेटेड लग रहा है। अभी की इसी नंबर के आधार पर वो 200 के आसपास जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जहां तक कर्नाटक का सवाल है, उसमें लॉजिक से चलिए। लॉजिक क्या है? राज्य में बीजेपी के शासन के खिलाफ जिस वोटर ने वोट किया, क्या दिल्ली में वो कांग्रेस से खुश है जो उसके लिए वोट करेगा, या बीजेपी की नाराजगी को वो दिल्ली में दिखाएगा? ये होता है कई बार कि असेंबली का जो चुनाव है वो पैटर्न कहीं पर कंटिन्यू कर जाता है लोकसभा के चुनाव के लिए। लेकिन मैं गारंटी नहीं लूंगा इस बात की कि कर्नाटक में बीजेपी पक्के तौर पर हारेगी। एंटी इनकम्बेंसी का मूड अगर दिल्ली की सरकार के खिलाफ है तो बीजेपी को दोबारा पनिशमेंट वोटर ऐसे नहीं सोचता। चलिए इस पर और चर्चा करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद हम ये भी देखेंगे कि जो अदर्स का नंबर आ रहा है सर्वे के मुताबिक 147 से 155, ये अदर्स में कौन होंगे और क्या ये वाकई तय करेंगे कि कौन बनाएगा अगली सरकार। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
कौन बनाएगा अगली सरकार? CSDS ने जो सर्वे किया है IBN नेटवर्क के लिए, उस पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है एडिटर्स संजय जी। जो आंकड़े आ रहे हैं कांग्रेस के यूपीए के, उस पर थोड़ा और बात करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक तरह से मान चुकी है कि ये चुनाव उनके लिए नहीं है और शायद उनकी जो नजर है वो आगे है 2016 के लिए। आपको लगता है कि ये एक तस्वीर अब उभर कर आ रही है साफ साफ? देखिए, इनको ऐसा लगता है कि अगर हमारे हाथ में पावर न हो तो कम से कम पावर लीवर तो आ ही जाएगा, यानी कि यूपीए कंपैटिबल एलाइज की संख्या ज्यादा है। एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ कई पार्टियां जा नहीं सकती, ये एजम्पशन है। लेकिन ये एजम्पशन वहां गलत निकल सकता है कि अगर बीजेपी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, एनडीए अगर यूपीए से बड़ा धड़ा है, तो आप क्यों मान करके चलते हैं कि बीजेपी अपनी सरकार न बनते हुए देख करके बढ़ करके इन एलाइज को कहेगी कि आप अपना नेता चुनिए, आप अपना प्रधानमंत्री चुनिए, हम उसको समर्थन देंगे। आप उसको एनडीए मत कहिए, आप अपना जो भी नाम देना है दे दीजिए, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे, हम आपके ऊपर कोई शर्त नहीं रखेंगे, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना है बना लीजिए। कांग्रेस को सत्ता से रोकने के पास अगर एनडीए का नंबर ज्यादा है, तो ये जो कांग्रेस का होप है कि हम चलवाएंगे और 2019 नहीं 2016 में गिरवा देंगे, तब तक राहुल तपे तपाए विपक्षी आक्रामक नेता बन जाएंगे और उनको हम ये ले आएंगे, ये बड़ा ही फॉल्टी सोच है। और ये कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिपेंडेबल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। इस स्ट्रेटजी को बना के कोई काम नहीं कर सकता। राजदीप, आप इस एनालिसिस से सहमत है? क्या आप एक कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा देखता है? मुझे नहीं लगता जैसे संजय कह रहे हैं बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट होगी, वो मुश्किल है। कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट यानी तीसरा मोर्चा, जो कांग्रेस जो बाहर से समर्थन करती है, जिस तरह से यूनाइटेड फ्रंट हुई थी 96 में, उस तरह की सरकार बन सकती है। आज के जो आंकड़े देखें तो अगर कोई चुनाव की तरह ये चुनाव जा रहा है, वो है 1996, जहां आप जानते हैं पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, लेकिन केवल 13 दिन की सरकार बनी। उसके बाद देवेगौड़ा और इंदर गुजराल की सरकार बनी जनता दल की, जिसमें कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। अगर ये आंकड़े रहते हैं और ये आज की तस्वीर है, ये तस्वीर अगले 6 महीने में न केवल कर्नाटक, जिसके बारे में आपने बात की, बदल सकती है, कई राज्यों में बदल सकती है। अगर आंध्र प्रदेश में तेलंगाना और टीआरएस के साथ कोई कांग्रेस या जगन रेड्डी के साथ कांग्रेस का कोई समझौता हो जाए तो तस्वीर बदल सकती है। अगर बिहार में नीतीश के साथ अगर समझौता बन जाए तो वहां तस्वीर बदल सकती है। अगर उत्तर प्रदेश में मुलायम के साथ अगर समझौता बन जाए तो वहां तस्वीर बदल सकती है। अगर बीजेपी का कोई समझौता राज ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में बन जाए तो वहां तस्वीर बदल सकती है। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां ये छोटी छोटी पार्टियां, जिसे हम छोटी कहते हैं, या रीजनल पार्टी जो है, जो पूरे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। लेकिन इस समय मैं अभी भी कहूंगा कि अगर कोई सरकार बने तो ज्यादातर जो सरकार बनेगी वो या तो बीजेपी लेड होगी या कांग्रेस लेड होगी, लेकिन एक कमजोर कांग्रेस लेड सरकार बनेगी। मैं इस समय ये जो तीसरा मोर्चा है उसमें जो अंदरूनी लड़ाई है वो बहुत है, क्योंकि 1996 में जो तस्वीर थी वो अलग थी। उस समय लालू और नीतीश एक तरफ थे, अब वो बिल्कुल बिखर गए हैं। मायावती और मुलायम एक तरफ नहीं आ सकते, ममता और वामपंथी दल जो है वो एक तरफ नहीं आ सकते। तो ये जो तीसरा मोर्चा है उसकी सरकार बनना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी बात सही है कि ये जितने भी छोटे बड़े नेता हैं वो किंग मेकर्स बन सकते हैं। 10 सीट लेकर भी अगर शरद पवार आए तो वो किंग मेकर बन सकते हैं। तो इस तरह की सरकार अगर बने तो जरूर वो एक अस्थिर सरकार होगी और देखना होगा ऐसी सरकार कितने दिन तक टिक सकती है। इसी सर्वे में पूछा गया था, जो लोग हैं उनसे पूछा गया था कि गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकार में कौन बने प्रधानमंत्री। काफी इंटरेस्टिंग इसमें नंबर्स हैं। अव्वल नंबर पर नीतीश कुमार 12% उनको लोगों का मत मिला है, उसके बाद मायावती और फिर ममता बनर्जी और फिर मुलायम सिंह। धीरज, यहाँ पर हमने 2009 में भी देखा जो तीसरा मोर्चा है, चुनाव के पहले उसकी काफी चर्चा हो रही थी और चुनाव के बाद ऐसे कि वो मोर्चा गायब ही हो गया। आपको लगता है कि तीसरा मोर्चा अभी भी एक मिराज है? हाँ, मेरे को लगता है अभी भी मिराज है। और आप अगर याद रखें 2004 में जब कांग्रेस ने यूपीए 1 फॉर्म की थी, तब कांग्रेस की केवल 145 सीट थी। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस की 131 और 139 के बीच में है, तो उससे लगभग 10 सीट ही कम है। तो अगर कांग्रेस किसी तरह, चाहे तेलंगाना हो या नीतीश कुमार के साथ अलायंस हो, किसी तरह अपनी 10-15 सीट बढ़ा ले तो कांग्रेस ही अगर 150 के करीब आ जाए तो कांग्रेस ही लीड करेगी सरकार। थर्ड फ्रंट, जैसे राजदीप ने बोला, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन है। डीएमके एआईडीएमके साथ नहीं आ सकते, ममता लेफ्ट साथ नहीं आ सकते, मायावती मुलायम साथ नहीं आ सकते, तो कैसे बनेगी? और अस्थिर बनेगी, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। इसलिए
मेरे को लगता है सबसे हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर कांग्रेस की 145 से 150 आ जाए तो यूपीए 3 भी बन सकती है। अगर नहीं आए, अगर कांग्रेस की 120 के आसपास आए तो एनडीए लेड ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर बीजेपी भी खास अच्छा नहीं करे तो किसी तरह की अस्थिर तीसरी फ्रंट मोर्चा की सरकार बनेगी। जी, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि आगे हम चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे इस चुनाव में आगे आएंगे, कौन सा होगा सबसे बड़ा मुद्दा और वो सवाल जो सबके मन में है, मोदी का सवाल और प्रधानमंत्री के पद का सवाल। लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन बनाएगा अगला सरकार। मुद्दे से शुरू करते हैं। इस सर्वे के मुताबिक क्या होगा लोकसभा चुनाव का मुद्दा, और यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग नंबर सामने आ रहे हैं। नंबर 1 पे है विकास और अर्थव्यवस्था, 12% लोगों ने कही। फिर बढ़ती कीमतें, भ्रष्टाचार है 5वें नंबर पर, और सेक्युलर कम्युनल विवाद है 7वें नंबर पर। यानी जो चर्चा हो रही है, राजनीतिक चर्चा, उससे कुछ अलग तस्वीर निकल कर आ रही है। संजय जी, आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है विकास और अर्थव्यवस्था? बिल्कुल, हमको लगता है कि जिसको आप कहें गवर्नेंस, जिसका पार्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट, वो सबसे बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ सवाल है महंगाई का और बेरोजगारी का। बेरोजगारी को जरा सा पार्टियां कम करके आंक रही हैं। मुझे लगता है कि महंगाई के साथ तुरंत बाद वाला सबसे बड़ा सवाल है। भ्रष्टाचार को लोग पहला बोलते हैं, अपोजिशन ये कहना चाहेगी, लेकिन गवर्नेंस के बाद भ्रष्टाचार का नंबर आता है, इकोनॉमी का नंबर आता है। तो ये मुद्दे ज्यादा डोमिनेट करेंगे। दोनों पार्टियां मिलकर के भले कोई भी नैरेटिव दें, मुझे नहीं लगता है कि पब्लिक के मुद्दे वो हैं, और पब्लिक के मुद्दों को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे, भले आप कितना भी उसमें नॉइज बढ़ाएं। राजदीप, एक और मुद्दा जो इस सर्वे में था नहीं लेकिन बन ही गया है, वो है नरेंद्र मोदी का। यहाँ पर पूरे चुनाव में मोदी फैक्टर एक बन गया है। एलाइज की बात करें या फिर वोट शेयर्स की बात करें, मोदी फैक्टर कितना बड़ा मुद्दा होगा ग्राउंड पर जाकर? देखिए, बिल्कुल मोदी फैक्टर एक एक्स फैक्टर है इस चुनाव में। अगर आप हमारे सर्वे के मुताबिक जाए तो मोदी जरूर सबसे लोकप्रिय नेता हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन दक्षिण भारत में उनका प्रभाव इतना नहीं। वहां राहुल गांधी को लोग चाहते हैं। यही सवाल है। मोदी इस हमारे ट्रैकर में पूरे देश के नेता उभर कर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से इंदिरा गांधी थे। मोदी की लोकप्रियता है, लेकिन मोदी की लोकप्रियता खासकर की उन जगहों में है जहां बीजेपी का एक तरह से प्रेजेंस है। यानी आपको मोदी की वजह से बीजेपी को आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में कोई वोट्स ज्यादा नहीं मिल रहे, बंगाल में भी ज्यादा इतने वोट्स नहीं मिल रहे। मोदी की चुनौती मुझे लगता है इस चुनाव में 2-3 जगहों में है, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। यानी उत्तर भारत में मोदी जी का किस हद तक प्रभाव पड़ेगा और महाराष्ट्र में किस हद तक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ जरूर एक साइंस है इस सर्वे में कि जरूर लोग इन राज्यों में भी देख रहे हैं मोदी की तरफ, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी पूरी तरह से इन राज्यों में हावी पड़ेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, क्योंकि ये जो 4 राज्य हैं, इनको अगर आप जोड़े, यहां अगर बीजेपी का अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो जो 170 का आज का एनडीए का आंकड़ा है वो 190-200 तक जा सकता है, और नरेंद्र मोदी तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर एनडीए का आंकड़ा 200 तक पहुंचता है। तो ये जो 4 राज्य है, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, नरेंद्र मोदी का करिश्मा किस हद तक इन राज्यों में फैलता है, मुझे लगता है ये इस चुनाव का एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। अगर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर मायावती उन्हें यूपी में टक्कर दे पाती है, या नीतीश बिहार में दे पाते हैं, या शरद पवार महाराष्ट्र में दे पाते हैं, तो मुझे लगता है मोदी फैक्टर जो है उसकी गाड़ी 170 तक रुक जाएगी और तब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। धीरज, यहाँ पर जो मोदी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के तौर पर देखें तो कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि मोदी को ही एक बड़ा चुनाव का मुद्दा बना रही है। आपको लगता है ये काम करेगा या बैकफायर करेगा? देखिए, कुछ भी हो सकता है, अभी कह नहीं सकते कि बैकफायर करेगा या पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को और कुछ कहने के लिए है नहीं। उनकी 5 साल से ये यूपीए 4 साल से यूपीए 2 सरकार चल रही है, महंगाई बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बहुत बुरी है, तो गवर्नेंस के मुद्दे पे तो कांग्रेस कैंपेन कर ही नहीं सकता। तो कांग्रेस के हिसाब से नेगेटिव कैंपेन करना इलेक्टोरल सेंस मतलब हो सकता है,
हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा मोदी को पर्सनल अटैक करेंगे उतना ज्यादा बैकलैश भी हो सकता है। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, बिहार, जिन राज्यों ने राजदीप ने बोला, जो राज्य क्रूशल है मोदी के लिए, वहां पे बैकलैश से भी मोदी को फायदा हो सकता है अगर कांग्रेस उन पे जो पर्सनल अटैक्स है, निजी अटैक्स हैं, वो जारी रखे इलेक्शन तक। जी संजय जी, जो अभी यूपीए की सरकार करते हुए दिख रही है आखिरी के कुछ महीनों में, सोशल रिफॉर्म्स हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फूड सिक्योरिटी बिल, या फिर इकोनॉमिक मोर्चे पर चीजें हैं, एफडीआई वगैरह, आपको लगता है कि आखिर में जो प्रयास है वो काम करेगी? मुझे नहीं लगता तमन्ना। दरअसल बात यही है कि कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा कितना है, इस पर अभी तो डिबेट चलती रहेगी मई 2014 तक। मुझे लगता है कि ये गुस्सा इस साल, इस चुनाव में अभूतपूर्व है। इसलिए जो आखिरी की झड़ी है बहुत सारे फैसलों की, सिग्नल का वक्त चला गया है, एग्जीक्यूशन करने की अब कोई एबिलिटी बची नहीं है। दूसरा काम वो बखूबी कर रहे हैं जिस पर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि सामाजिक योजनाओं के नाम पर इतना पैसा बांट दो कि हर पॉकेट में, हर वोटर के पास 10 से 50 हजार रुपया पहुंच जाएगा और इसलिए वो हमको वोट कर देगा। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। दूसरा जो चर्चा अभी दोनों हमारे मेहमानों ने की, जिस पर मैं जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये होने जा रही है इस चुनाव में कि वो मोदी से ऑब्सेस्ड रहेगी। एक तरफ तो कहते हैं कि वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर है और सारा कैंपेन इनका निगेटिव होने जा रहा है जो इन पर सेंटर्ड रहेगा। दूसरी गलती मैं बताता हूं जो कि कांग्रेस के वंशवादी अंतःपुर का एक बड़ा भारी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि राहुल हमारे बड़े नेता हैं, वही बनेंगे। ये कांग्रेसियों की मजबूरी है कहना, लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि सोनिया को जितने वोट मिलते हैं लीडरशिप के तौर पर प्रोजेक्ट करके, उससे कम मनमोहन सिंह या किसी और को प्रोजेक्ट करके मिलेंगे, उससे भी कम राहुल गांधी को इस चुनाव में प्रोजेक्ट करके मिलेंगे। कांग्रेस एक गलती तो ये कर रही है कि सिर्फ सोनिया गांधी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वोट कम हो रहे हैं उससे, और जितना उसका अपना फेल्योर है, मोदी को उसका फायदा मिल रहा है। मैं कतई नहीं मानता कि मोदी की लोकप्रियता के कारण मोदी और बीजेपी के वोट बढ़ेंगे। जी यहाँ पर राजदीप, आखिर में जिस तरह की तस्वीर उभर कर आ रही है, ये सर्वे कराया गया था जून के आखिरी हफ्ते में, आपको लगता है कि चुनाव तक काफी और फैक्टर्स सामने आएंगे? ऐसी कौन सी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है यूपीए या कांग्रेस के लिए जो ये तस्वीर को कुछ हद तक बदल दे? देखिए तमन्ना, मुझे लगता है कि दो बड़े फैक्टर्स हैं। एक है कि कांग्रेस ने अब निर्णय ले लिया है या निश्चय कर लिया है कि हम जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो अलायंस पॉलिटिक्स की करेंगे। जितने भी सहयोगी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, शायद नीतीश कुमार हो, शायद तेलंगाना राष्ट्र समिति हो, किसी भी ऐसे दल के साथ हम समझौता कर सकते हैं जिससे हमारे सीट्स बढ़े। यानी वो कोalition की राजनीति करना चाहती है सहयोगी दल को लेके। अलायंस जितना बड़ा हो यूपीए का, उनको लगता है उतना फायदा होगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने अपने जितने भी अंडे हैं वो सब नरेंद्र मोदी के बास्केट में रख दिए, उनकी जो थैली है उसमें सब रख दिए। उनको लगता है नरेंद्र मोदी के नाम पर अगर हम ये चुनाव मोदी बनाम राहुल कर पाए या मोदी बनाम मनमोहन कर पाए तो इससे हमारा फायदा होगा, क्योंकि मोदी की तस्वीर उनको लगता है खास करके मध्यम वर्गीय भारत में और खास करके अर्बन एरियाज में, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी को धक्का मिला था, वहां उनको फायदा हो सकता है। तो एक तरह बीजेपी की रणनीति रहेगी, इसको एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की रणनीति रहेगी इसको यूपीए बनाम एनडीए करने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजदीप, धीरज और संजय जी। यहाँ पर ये तो साफ हो गया है कि अभी कोई क्लियर आंसर नहीं है, कोई क्लियर विनर नहीं है।